हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 12th और 13 फरवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करती हैं एक मोटिवेशन कोट से। सो फ्रेंड्स, फोकस ऑन डिस्ट्रैक्शन ऑफ। आपको अपनी लाइफ के गोल पर फोकस करना होगा और जो भी डिस्ट्रैक्शन होती हैं लाइफ में, वो चाहे कोई भी हो सकती हैं, देखिए उनको आपको ऑफ करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे तब तक आप अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाएंगे और आगे बढ़ने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होगी। तो फोकस को ज़्यादा ऑन रखें। डिस्ट्रैक्शंस तो देखिए बाद में भी लाइफ में कवर हो सकती हैं। तो चलिए इम्पॉर्टेंट डे से शुरू करते हैं। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, जो कि आपका मनाया जाता है कब? 12 ऑफ फरवरी के दिन ये ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो प्रोडक्टिविटी की इम्पॉर्टेंस के बारे में इस दिन अवेयर किया जाता है। लोगों को ये इनकरेज किया जाता है कि वो अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें, यानी अपनी दक्षता और जो उनकी प्रभावशीलता है उसमें सुधार करने के लिए उन्हें इनकरेज किया जाता है इस दिन। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है इसकी थीम की। तो इस बार जो इसकी थीम रही है वो है अ चांस टू सेट गोल्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड रेडियो डे, जो कि आज यानी 13 फरवरी के दिन ही मनाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में इस दिन को पूछते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, रेडियो जो है एक पावरफुल मीडियम है जो कि दुनिया के हर एक कोने से लोगों को एक साथ लाता है। तो इसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, रेडियो को मान्यता देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस बार वर्ल्ड रेडियो डे का यानी विश्व रेडियो दिवस का कौन सा एडिशन है? 12वां। अब इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे फ्रेंड्स, रेडियो एंड पीस, ये रही है इस बार की इसकी थीम। अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द 3-day 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन विच कंट्री फ्रॉम February 15। तो 15 फरवरी से देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू होगा। तो 3 दिन ये वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस चलेगी। इसका कौन सा एडिशन रहेगा? 12th। और किस देश में ये आयोजित किया जाएगा? तो याद रखेंगे फिजी में जो है इसे आयोजित किया जाएगा। इसे ऑर्गेनाइज कौन करेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ फिजी के साथ में कोलैबोरेशन करके इसे ऑर्गेनाइज करेंगे। इस बार इसकी थीम रहेगी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसे इनॉग्रेट किया जाएगा फिजी के प्राइम मिनिस्टर सितबनी राबुका, साथ ही में जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर। तो ये मिलके जो है वो इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करेंगे। तो आपको याद रखना है 2-3 चीज़ें। एडिशन भी ध्यान रखें, कौन सा एडिशन है? 12वां। कहाँ पर होने वाला है? तो ये फिजी में। थीम पूछ सकते हैं और फिजी के प्राइम मिनिस्टर के बारे में यहाँ से पूछा जा सकता है। फिजी यहाँ देख सकते हैं छोटे छोटे आइलैंड्स हैं पैसिफिक ओशियंस में। कंट्री फिजी है। कैपिटल है इसकी सुवा। करेंसी है फिजियन डॉलर। प्रेसिडेंट है विलियम केटुनिर और प्राइम मिनिस्टर हैं सितबनी राबुका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 इज सेट टू बिगिन इन विच सिटी। तो विश्व शिखर सम्मेलन 2023 जो है वो किस शहर में शुरू होने वाला है? तो सही आंसर है फ्रेंड्स, ये शुरू होने वाला है दुबई शहर में। अब इसकी थीम क्या रहेगी? तो इसकी थीम रहेगी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये जो समिट है इसका क्या उद्देश्य है? देखिए कि नए नए जो आइडियाज़ हैं, नई टेक्नोलॉजी है और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको एक्सप्लोर करके पब्लिक सेक्टर में इनोवेशन को प्रमोट करना, साथ ही पॉजिटिविटी को लेके आना, ये इसका मेन उद्देश्य है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का, जो कि कहाँ पे होने जा रहा है? तो ये समिट आपको याद रखना है दुबई में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच एडिशन ऑफ द इंडिया मंगोलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप हैज़ बीन हेल्ड इन न्यू दिल्ली। सो भारत मंगोलिया जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है इसका कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? तो बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे एडिशन की, तो वो कौन सा है? तो 11th एडिशन है।
इंडिया ने स्टेबलाइज किए थे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस मंगोलिया के साथ 1955 में। इंडिया रेजिडेंट मिशन जो उलन में शुरू हुआ था वो 1971 में शुरू हुआ था। दोनों कंट्रीज़ को जो रिलेशंस हैं वो अपग्रेड हुए थे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के तौर पे कब 2015 में, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मंगोलिया विज़िट किया था। तो उसी दौरान जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है दोनों कंट्रीज़ के बीच में उसको लाया गया था। तो वो कब हुआ था? 2015 में। तो काफ़ी अच्छे रिलेशंस है इंडिया के मंगोलिया के साथ में। तो ये जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है ये कहाँ पे होगी? तो ये न्यू दिल्ली में होगी, ये आपको याद रखनी है। और कौन सा एडिशन होगा? तो ये भी याद रखिएगा, 11th एडिशन। अगला क्वेश्चन है, डैश इज़ अ रेस्क्यू ऑपरेशन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड सीरिया एंड टर्की आफ्टर एन अर्थक्वेक हिट बोथ कंट्रीज। तो अभी आपने सुना है कि सीरिया और टर्की में देखिए बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया। तो उसके बाद भारत सरकार वहाँ पे सहायता के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशंस को चला रही है। उस रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन दोस्त। तो इस ऑपरेशन के तहत जो है इंडिया जो है डिप्लॉय कर रहा है फील्ड हॉस्पिटल, सप्लाई कर रहा है काफ़ी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं देखें वो सभी जो है टर्की और सीरिया को जो है डिप्लॉय किया जा रहा है इंडिया की तरफ से। ऑपरेशन दोस्त एक सिंबल है दैट इंडिया इज़ अ फ्रेंड ऑफ टर्की, दैट इज़ बोथ शुड स्ट्रेंथन देयर रिलेशंस मोर। कि भाई एक तरीके से ये एक दोस्ती का ही देखिए सिंपल है जिससे जो रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो क्या होंगे, और भी ज़्यादा मजबूत होंगी। 6 फरवरी को देखिए अर्थक्वेक आया था टर्की और सीरिया में। काफ़ी मैसिव देखिए वहाँ पे आप कह लीजिए डैमेज हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, साथ ही साथ में लोगों की काफ़ी ज़िंदगी भी वहाँ पे गई है इस अर्थक्वेक की वजह से। तो इंडिया जो है वो हेल्प कर रहा है यहाँ पे टर्की और सीरिया की। तो ऑपरेशन का नाम याद रखेंगे कौन सा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेड कंट्रीज़ हैव रिसेंटली लॉन्च्ड क्वेड साइबर चैलेंज टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जो कि क्वेड ग्रुप का पार्ट नहीं है। देखिए क्वेड में आपको याद रखना है, क्वेड को हम मैथमेटिक्स में 4 की तरह लेते हैं, तो बस इसमें 4 कंट्रीज है जिनके नाम हमें याद रखने हैं। तो अभी इन्होंने रिसेंटली क्वेड साइबर चैलेंज को लॉन्च किया है। अगर ऑप्शन में देखें तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो क्वेड जो ग्रुप है उसका पार्ट नहीं है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी 4 कंट्रीज है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जापान के जो शिंजो अबे हैं उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था 2007 में। अब जो ये साइबर चैलेंज इन्होंने शुरू किया है इसका मेन क्या पर्पस है कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करना, उसी के लिए क्वेड साइबर चैलेंज को लॉन्च किया है किसने? क्वेड कंट्रीज़ ने। तो ये हमें याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंसेप्शन मीटिंग ऑफ द G20 एम्पावर ग्रुप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ बिगन इन विच सिटी। कौन से शहर में जो महिला और बाल विकास मंत्रालय के G20 अधिकार समूह की स्थापना बैठक शुरू हुई है? तो ये स्थापना बैठक शुरू हुई है फ्रेंड्स कहाँ पे? आगरा शहर में। इसकी थीम क्या रखी गई? एम्पावरिंग वुमेन टू लीड अक्रॉस सेक्टर्स, रोल ऑफ डिजिटल स्किलिंग एंड फ्यूचर स्किल्स। तो ये इसकी थीम रखी गई। अब इंडिया के पास देखिए इस टाइम G20 की प्रेसिडेंसी है 1 साल के लिए। तो एम्पावर जो है वो होस्ट करेगा 3 मीटिंग्स को, जो कि एक फरवरी में अभी होने वाली है, एक अप्रैल में, एक जून में। फरवरी वाली तो आगरा में होने वाली है, उसके बाद अप्रैल वाली जो मीटिंग होगी वो तिरुवनंतपुरम में होगी, और जो जून वाली मीटिंग होगी वो कहाँ पे होगी फ्रेंड्स? भोपाल शहर में। अच्छा, G20 से रिलेटेड चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ। जैसे कि देखिए B20 साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज और ड्रिल, इसको इनॉग्रेट किया मेती के सेक्रेटरी अल्केश कुमार शर्मा ने। इंडिया का पहला मॉडल G20 समिट इनॉग्रेट किया इंडिया के G20 के जो शेरपा हैं अमिताभ कांत ने। सेक्रेटरीट फॉर साइंस 20 मीटिंग, ये आपको याद रखनी IISc बेंगलुरु में। G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो कहाँ पे होगी? तो ये नई दिल्ली में होगी मार्च 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। देखिए अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2 और वंदे भारत एक्सप्रेस को जो है
फ्लैग ऑफ किया है मुंबई से। अब टोटल अगर बात करें कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस हो गई हैं, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो टोटल वंदे भारत एक्सप्रेस हो गई हैं अब 10। ठीक है, अब 10वीं जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको मुंबई टू, जो 9वीं और 10वीं है देखिए वो मुंबई टू शिरडी और सोलापुर, इन दो जगहों के लिए इसको फ्लैग्ड ऑफ किया गया। अब यहाँ पे आप बाकी 8 वंदे भारत एक्सप्रेस का पूरा डिटेल देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहली याद रखने की ज़रूरत है, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो पहली कहाँ से कहाँ तक चली थी, दिल्ली टू वाराणसी जो है फ्रेंड्स पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया गया था। तो ये हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। रिसेंटली इसरो ने एक लॉन्च किया है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। बताना है कि जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च हुआ है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है फ्रेंड्स SSLV-D2। तो इसे लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से। ये 34 मीटर लंबा है लेंथ में और 2 मीटर इसकी विड्थ है। ये 120 टन का लोड लेके फ्लाई कर सकता है। SSLV-D2 को सक्सेसफुली देखिए इसमें पुट किया गया इनटू इंटेंडेड ऑर्बिट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-07 JENS-1 एंड आज़ादी सेट 2। इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। चेयरपर्सन है इसरो के S सोमनाथ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ $130 मिलियन लोन टू एनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स इनकम इन विच स्टेट। तो अभी ADB जो है ना $130 मिलियन का लोन कौन से स्टेट को दे रहा है। तो ये आपको स्टेट का नाम ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश। तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाई जा सके, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाई जा सके, उसी के लिए ADB जो है हिमाचल प्रदेश को ये जो लोन है इसे देने की मंजूरी दी गई है। तो आप समझ गए होंगे कि किस लिए लोन दिया जा रहा है। तो इससे वहाँ का जो हॉर्टिकल्चर है काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी फार्मर्स को। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, धर्मशाला। चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मुकेश अग्निहोत्री। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे क्योंकि अभी रिसेंट ही गवर्नर्स चेंज हुए हैं 13 स्टेट्स में, वो भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो हिमाचल प्रदेश में नए गवर्नर बने हैं शिव प्रताप शुक्ला। मैं आपको फिर से देखिए अगेन एक अलग वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी क्योंकि अभी 13 स्टेट्स के अलग अलग जो है वो गवर्नर्स चेंज हुए हैं, इसलिए हमें याद रखना ज़रूरी है हिमाचल प्रदेश में कौन बनी है, शिव प्रताप शुक्ला। देखिए ADB ने अभी और भी स्टेट्स को लोन दिया है, उसके बारे में अगर बात करें तो अभी ADB ने महाराष्ट्र को लोन दिया था $350 मिलियन का, ताकि वहाँ पे जो कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो महाराष्ट्र को ये लोन दिया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स ADB ने जो है वो $112 मिलियन का लोन किसे दिया था, असम को, ताकि वहाँ पे असम स्किल यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जा सके। ADB ने इसके अलावा अभी $150 मिलियन का भी लोन दिया था तमिलनाडु की सरकार को फॉर अर्बन पुअर हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए। तो ये भी साथ में ध्यान रखिएगा कुछ और इम्पोर्टेंट लोन्स जो कि अदर स्टेट्स को दिए गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन रखा है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पेयर। अब यहाँ पे आपको 5 पेयर दिख रहे हैं गवर्नर्स के, कि नागालैंड के क्या ये हैं, बिहार के, इस तरीके से। तो इसमें से हमें बताना है कि गलत पेयर कौन सा है। या आपके सामने ऑप्शंस भी हैं कि फर्स्ट और सेकंड गलत है, ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन गलत है, थर्ड और फोर्थ वाला गलत है, ये सारे ही गलत है। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें थोड़ा सा, तो हमारा जो यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन बी है। ओनली इसमें सेकंड और थर्ड गलत है। बिहार में इस अब गवर्नर फागू चौहान नहीं रहे। मेघालय में भी अगर हम बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर गवर्नर नहीं है। तो अब कौन सही गवर्नर है, तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट किए हैं 13 स्टेट्स के नए गवर्नर। ये हमें एज इट इज़ ध्यान रखनी है, मैं आपसे फिर बोल रही हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट देखिए जनरल कैवल्या त्रिविक्रम पटनायक, ये किस स्टेट के गवर्नर बने हैं,
अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर बने हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये सिक्किम के गवर्नर बने हैं। CP राधाकृष्णन ये बने हैं झारखंड के गवर्नर। शिव प्रताप शुक्ला ये हिमाचल प्रदेश में बने हैं गवर्नर। अब्दुल नज़ीर ये आंध्र प्रदेश में गवर्नर बने हैं। गुलाब चंद कटरिया ये असम के गवर्नर बने हैं। ये तो नए बने हैं। अब बाकी कुछ इंटरचेंज भी हुए, यानी उनके स्टेट चेंज हो गए। जैसे बात करें विश्वभूषण हरिचंदन की, तो ये पहले कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे, लेकिन अब इन्हें छत्तीसगढ़ का गवर्नर अपॉइंट किया है, तो इनकी जगह चेंज कर दी। अनुसुईया उइके की बात करें तो ये थी छत्तीसगढ़ की गवर्नर, लेकिन अब ये गवर्नर कहाँ की है? मणिपुर की। इसके बाद बात करें ला गणेशन की, तो ये मणिपुर के गवर्नर थे, लेकिन अब ये गवर्नर कहाँ के अपॉइंट हुए हैं? नागालैंड स्टेट के। फागू चौहान जो कि बिहार के गवर्नर थे, जो कि हमारा ऑप्शन भी देखिए गलत था, अब ये बनी है मेघालय के गवर्नर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर ये हिमाचल प्रदेश में गवर्नर थे ना, तो अब ये बिहार के गवर्नर बने हैं। रमेश बैस पहले थे झारखंड के गवर्नर, लेकिन इन्हें अपॉइंट किया गया है महाराष्ट्र के गवर्नर के पद पे। ब्रिगेडियर BD मिश्रा ये रिटायर्ड हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में गवर्नर थे, लेकिन अब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं लद्दाख यूनियन टेरिटरी के। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ तो बिल्कुल नए अपॉइंट हुए हैं, लेकिन कुछ को जो है वो इंटरचेंज किया गया है अलग अलग स्टेट्स में। तो ये हमें याद रखनी है 13 के 13 गवर्नर्स। मैं आपको जो अलग वीडियो प्रोवाइड करूँगी वहाँ आपको ट्रिक से इन सभी को याद करा दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी जिसने लॉन्च किया है हैशटैग डिजिटल सुरक्षा कैंपेन इन पार्टनरशिप विद मेती। तो मेती के साथ मिलकर डिजिटल सुरक्षा कैंपेन को लॉन्च किया है मेटा ने। फेसबुक का नया नाम ही देखिए मेटा है। कंपनी ये क्लेम करता है कि वो अलग अलग चैनल्स के माध्यम से कई सारी इंडियन लैंग्वेजेस में जो हेल्पफुल रिसोर्सेज है वो बनाएगी, वो क्रिएट करेगी और उसे शेयर करेगी, और ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में भी जागरूकता फैलाएगी। किस तरीके से हम ऑनलाइन सेफ रह सकते हैं उसके बारे में भी इस कैंपेन के तहत अवेयरनेस फैलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्पा साहेब धर्माधिकारी हैज़ ऑनर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2022। हु इज़ ही? तो अभी इन्हें देखिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट भी पूछ सकती है। तो ये कौन थे? तो ये सोशल वर्कर थे। इनका सोशल वर्कर हैं और इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनके जो फादर हैं नाना साहेब धर्माधिकारी, इन्हें सेम अवार्ड मिला था कब? 2008 में। उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन थे? अशोक चव्हाण के द्वारा। अप्पा साहेब की बात करें तो इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है 2017 में। तो ये ईयर इस क्वेश्चन के माध्यम से पूछ सकते हैं कि बताइए इन्हें पद्मश्री अवार्ड कब मिला। बात करें कुछ और अभी रिसेंट अवार्ड्स की, तो देखिए अभी गोल्डन बुक अवार्ड्स बुक कौन सी है? नाउ यू ब्रीथ। इस बुक के लिए किसे मिला है? राखी कपूर को। हुरून इंडिया अवार्ड 2023 ये मिला है VP नंद कुमार को। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है पैगी मोहन को। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूनाइटेड किंगडम ये अवार्ड मिला है फॉर्मर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को। तो ये अभी हमारे रिसेंट के अवार्ड्स हैं जो कि हमें फ्रेंड्स याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू नोवेल विक्टोरिया सिटी। तो ये नोवेल है देखिए विक्टोरिया सिटी, विक्ट्री सिटी, विक्टोरिया नहीं विक्ट्री सिटी। इस नोवेल के ऑथर कौन है? तो सलमान रुश्दी ने जो है वो ये जो नोवेल है इसके ये ऑथर हैं। इसे आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं कि जो विक्ट्री होती है ना, सब आपको मानने लगते हैं ना। जब आपकी जीत हो जाती है, आपने कुछ हासिल कर लिया ना, तो फिर सब आपको मानते, वरना कोई आपको समझता नहीं है या कोई आपकी जो कैपेबिलिटी उसको नहीं जान पाता। तो इससे हम रिलेट कर पाएंगे दोनों वर्ड्स को। ये जो नोवेल है ये मूल रूप से संस्कृत लैंग्वेज में एक एपिक जो है वो हिस्टोरिकल नोवेल था, उसी का ही एक ट्रांसलेशन होने का ये दावा करता है। सलमान रुश्दी ने बुकर प्राइज़ जीता था 1981 में अपने सेकंड नोवेल मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए। तो ईयर ध्यान रख लियो कि बुकर प्राइज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इन्हें कब मिला था। अब बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स की, तो देखिए
क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये बुक लिखी है डॉक्टर श्रीराम चोलिया ने। अनफिल्ड बैलेंस इंडियाज ऑयल स्टोरी, ये बुक लिखी है ऋचा मिश्रा ने। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, ये लिखी है रत्नाकर शेट्टी ने। द मिलेनियम योगी अ मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, ये बुक लिखी है दीपम चैटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बॉलर हैज़ बीन फास्टेस्ट इंडियन टू पिकअप 450 टेस्ट विकेट्स। सो कौन सा गेंदबाज सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाला भारतीय या कह लीजिए बॉलर बने हैं, तो इनका नाम क्या है, आर अश्विन, या इनका पूरा नाम है रविचंद्रन अश्विन। तो ये फास्टेस्ट तो इंडिया बॉलर बने हैं, लेकिन ओवरऑल ये सेकंड बॉलर बने हैं जिन्होंने सबसे जल्दी 450 टेस्ट विकेट्स लिए हैं। तो अभी जो पहली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो रही थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नागपुर में, उसी दौरान उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल करी। तो अनिल कुंबले के कंपैरिजन में इन्होंने सबसे जल्दी विकेट्स कंप्लीट कर लिए। इन्होंने 89 टेस्ट मैचेस में ये माइलस्टोन पूरा करा, जबकि अनिल कुंबले ने माइलस्टोन पूरा करा था 93 मैचेस में। जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है ना, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है। तो इस सीरीज़ का नाम जो फॉर्मर कैप्टन्स हैं ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर और इंडिया के सुनील गावस्कर, उनके नाम पे रखा गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी इस ट्रॉफी की, तो 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो याद रखेंगे इम्पॉर्टेंट ट्रॉफी है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो नाउ टाइम आता है आपसे एक होमवर्क क्वेश्चन पूछने का। तो देखिए, आज के हमारे होमवर्क क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, अभी महाराष्ट्र में औरंगाबाद जो शहर है उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन बना है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, यहाँ का जो कंटेंट है वो अच्छा लगा है, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। मैं आपसे मिलूँगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।